हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एकेजी ट्यूटोरियल्स। एंड आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिवॉल्ट्स ऑफ 1857। ये आपका हिस्ट्री का क्लास 8 का चैप्टर है जो आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का ब्रीफ एक बार देख लेते हैं हम कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। ठीक है, जो भी चीज़ इसमें ब्रीफ हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कॉजेज़ क्या रहे, रीजंस क्या थे। रिवॉल्ट एक तरीके से होता है विद्रोह किस चीज़ के क्या रीज़न था विद्रोह होने का, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि कॉजेज़ हैं, काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ हैं, मिलिट्री कॉजेज़ हैं। ठीक है, एंड उसके बाद इमीडिएट कॉज क्या रहा, उसके बाद आपका स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ, आपका सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट, फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट हैड अ लिमिटेड स्कोप, लैक ऑफ प्लानिंग, मतलब क्या क्या रीज़न रहे फेलियर होने के रिवॉल्ट के। ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट के फेलियर होने के क्या क्या रीजंस रहे, एंड प्लस चेंजेस आफ्टर 1857, क्या चेंजेस देखने को मिले 1857 रिवॉल्ट के बाद। ये है आपका, हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। ये आपका पूरा रिकैप है। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या मिलेगी, क्रिस्प क्या है, ये वो आपका रिकैप रहेगा। एक बार रिकैप देख लेते हैं टू प्रोसीड फर्दर टू अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज द रिजल्ट ऑफ द राइजिंग डिसकंटेंटमेंट ऑफ द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। बेसिकली ब्रिटिश रूल के खिलाफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ठीक है, मतलब लोगों में ब्रिटिश रूल जो भी चल रहा था उस समय, लोग उससे सेटिस्फाई नहीं थे, डिसएग्रीमेंट थी, तो उसके बेसिस पे वही एक आक्रोश पनपता गया, इंक्रीज़ होता गया। एक गुस्सा होता है कि इंक्रीज़ होता रहता है, डिसएग्रीमेंट रेगुलर बढ़ती गई, तो उस वजह से आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। वेरियस कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिवॉल्ट इंक्लूडेड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉजेज़। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉजेज़ थे और उनके अंदर के पॉइंट्स हम समझने की कोशिश करेंगे। द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट वॉज द यूज ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस बाय द सोल्जर। मेन कॉज क्या था रिवॉल्ट का, वो इस इमीडिएट कॉज वाले टॉपिक में आपको पता चल जाएगा। द मूवमेंट फेल्ड, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड। उसका रीज़न बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, लिमिटेड सपोर्ट ऑफ सम नेटिव रूलर्स एंड द लैक ऑफ मिलिट्री स्किल। ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपका फेलियर हो गया था वो। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अ मेजर चेंज दैट टुक प्लेस वॉज द ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो ये आपका जब ये ख़त्म हो गया रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो उसके बाद क्या चेंज आया, वो ये चेंज था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो थी वो कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई, ट्रांसफ़र हो गई। इसी के बेसिस के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, आपके शॉर्ट आंसर्स हैं जिसमें आपको 10 से 20 वर्ड्स में आंसर देने हैं, 50 से 70 वर्ड्स में आंसर देने हैं और एक 80 से 100 वर्ड्स में आंसर देने हैं। एंड आपका एक थिंक एंड आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा सा थिंकिंग पावर वाला है। चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स दे रखे होंगे, उसी के बेसिस पे ये थिंक एंड आंसर वाले क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये है आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इसमें हम पढ़ लेते हैं पहले क्या है। You will learn about the reasons of the revolt of 1857, about the spread, limitation and causes of the failure of revolt, and about the Queen's proclamation in 1858. ठीक है, we have already learned about the exploitation of Indians by the British. ये हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, हमें पता है कि ब्रिटिश के द्वारा इंडियंस बहुत एक्सप्लॉइट किए गए थे। द डिप्लॉयबल कंडीशन ऑफ द पीपल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़,
कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिस वजह से जो इंडियंस की जो कंडीशन थी बहुत ही पुअर हो गई थी, बहुत ही नीचे लेवल की हो गई थी, मतलब कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी उनकी। द ड्रेन ऑफ द वेल्थ विच कॉज वर्क टू द इंडियन इकोनॉमी, जिस वजह से एक तरीके से बहुत ही स्ट्रेन सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन थी। Discuss in groups how the Indians reacted and whether these factors were responsible for igniting the feeling of nationalism among the people. आपस में डिस्कस कीजिए क्या इसी वजह से एक जो चिंगारी लगती है, चिंगारी में जैसे कहते हैं ना घी, आग में घी का काम करना, क्या वही एक रीज़न था? इस वजह से ही नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी लोगों में जागृत हुई थी। सबसे पहले एक टाइमलाइन हम देख लेते हैं। टाइमलाइन है आपकी, सबसे पहले है आपकी बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, फिर आपका 1764 में आपका हुआ ब्रिटिश रूल एक्सपेंस टू बंगाल एंड बिहार, बंगाल फेमाइन 1770 में, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। आपको याद हो इसी में 1784 में एक बंगाल रेगुलेशन भी आया था। 1829 में एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम। 1848 में लॉर्ड डलहौजी बिकम्स गवर्नर जनरल। 1853 में रेलवेज एंड टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस्ड एंड 1857 में रिवॉल्ट। 1858 में क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एंड 1876 में क्वीन विक्टोरिया अज्यूम्स द टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये आपका टाइमलाइन है जो बहुत इजी रहेगा आपको रिमेंबर करने में, ईयर्स कि कौन से साल में क्या चीज़ हुई थी, ठीक है। और ऑलरेडी आपको प्रीवियस चैप्टर में याद होगा 1773 में द रेगुलेशन एक्ट था, 1773 में, फिर उसके बाद है द पिट्स एक्ट 1784 में, आपका चार्टर एक्ट 1813 एंड 1833 में, एंड उसके बाद रेगुलेशन एक्ट आपका 1793 में। तो अब आगे पढ़ लेते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1757 टिल 1857 सॉ द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सबसे ज़्यादा जो आपको दिखेगी ब्रिटिश पावर और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो ज़्यादा लेवल पे हुई थी वो 1757 टिल 1857 में आपको देखने को मिलेगी। इट क्रिएटेड द इंडियन रूलिंग एलाइट एंड द मासेस विच रिजल्टेड इन several local uprisings. By the mid-19th century, regional नवाब्स and kings lost their authority, जिस वजह से mid-19th में आपने देखा होगा कि जो नवाब्स थे, रीजनल नवाब्स थे और किंग्स थे, वो अपनी अथॉरिटी पावर्स वगैरह खो चुके थे। इन द रूरल एरियाज बोथ द पीजेंट्स एंड जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द सिस्टम्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम था रूरल एरियाज में, उसमें पीजेंट्स एंड जमींदार्स खुश नहीं थे, जो भी सिस्टम उस समय चल रहा था। The revolt of 1857 was culmination of the rising wave of antagonism against the British rule. Antagonism का मीनिंग क्या है? फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड अपोजिशन। हम किसी चीज़ से डिसएग्रीमेंट हो रही है और वो डिसएग्रीमेंट हमारी बहुत मतलब बढ़ती जा रही है। एक बार हुआ कि हम एक बार एग्री नहीं हुए, बट वो बार बार हम एग्री नहीं हो रहे, मतलब कुछ चीज़ें बार बार ऐसी आई जा रही है कि जिस चीज़ पे हम एग्री नहीं हो रहे, तो एक हमारी एंटेगोनिज्म की जो भी आपकी एक फीलिंग है वो राइज हो रही है, और यही रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वॉज अ कल्मनाइजेशन ऑफ राइजिंग वेव। इट शुक द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। एक तरीके से ये फाउंडेशन है। सीन बाय सम हिस्टोरियंस एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन डीप रूटेड कॉजेज। जो 1857 रिवॉल्ट हुआ था वो डीप रूटेड कॉजेज़, कुछ ऐसे डीप रूटेड कॉजेज़ थे जिस वजह से चिंगारी भड़की थी, विद्रोह हुआ था। द इमीडिएट कॉज वॉज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन सोल्जर्स। लेट अस टेक अ लुक एट द कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट के क्या कॉजेज़ रहे थे वो आइए जान लेते हैं। कॉजेज़ सबसे पहला था पॉलिटिकल कॉज, फिर आपका इकोनॉमिक कॉज, सोशल एंड रिलीजियस कॉज, ऐसे फिर मिलिट्री कॉजेज़। तो सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज़ देख लेते हैं।
पॉलिटिकल कॉजेज में आपका है द एक्सपैनिश्ड policies and intentions of the British created a sense of fear, suspension and resentment among the rulers of Indian state. टेंशन आ गई थी, जो भी पॉलिसीज़ ब्रिटिश द्वारा बनाई गई थी, पॉलिसीज़ या इंटेंशंस थी ब्रिटिश की, जो पॉलिसीज़ एंड इंटेंशंस थी ब्रिटिश के द्वारा, उससे लोगों में फियर, सस्पेंशन एंड रिसेंटमेंट हो गई थी. Lord Dalhousie policy of the doctrine of lapse was resented by the ruling class because it curbed their rights of adoption. Annexation of Jhansi, Satara and Nagpur under the doctrine created resentment. Lord Dalhousie policy के बारे में बताया है इसमें. Second, the Hindus as well as Muslims were against the British due to annexation of Awadh. As a result of annexation, the rulers were forced to disband the soldier. Third, disrespect shown by the British to the last Mughal emperor Bahadur Shah also angered some people. डिसरिस्पेक्ट शो की गई ब्रिटिश द्वारा लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह के द्वारा, तो जिस वजह से लोगों में और आक्रोश की भावना जाग गई. द ब्रिटिश एक्सक्लूडेड द इंडियंस फ्रॉम ऑल हाई सिविल एंड मिलिट्री जॉब्स. ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को जितनी भी हाई पोस्ट वाली जो जॉब्स थी उससे एक्सक्लूड कर दिया गया था, विच वर रिजर्व फॉर द इंग्लिशमैन. एंड जो हाई लेवल पोस्ट थी, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो भी हाई लेवल पोस्ट थी वो सब इंग्लिशमैन को ही दी गई थी. मतलब वो समझते थे ब्रिटिशर्स की जो भी हाई लेवल पोस्ट थी, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बेटर जो एडमिनिस्ट्रेट कर पाएगा वो इंग्लिशमैन ही कर पाएंगे. एंड जो इंडियंस को सिर्फ सबऑर्डिनेट पोजीशन तक ही एक लिमिट तक रखा गया था, लाइक दरोगाज आपके हो गए. ठीक है. In the army, the highest post which an Indian could get was that of सूबेदार at ₹60 or 70 per month. मतलब हाईएस्ट पोस्ट आर्मी में इंडियंस की कितनी थी? इंडियंस की सिर्फ सूबेदार एक पोस्ट का नाम था, और प्लस उनको कितना सैलरी मिलती थी उस टाइम पे? 60 और 70 रुपीज़ पर मंथ, मैक्स टू मैक्स. The highest post in the civil service for which an Indian could qualify was that of a Sardar Amin, who was paid ₹500 a month. और सिविल सर्विसेज में क्या पोस्ट थी? सरदार अमीन, जिनको 500 रुपीज़ पर मंथ मिलते थे. The educated Indians felt dissatisfied as they had hoped to get more employment in the government jobs. जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, उनको हाई लेवल पोस्ट नहीं मिल पाती थी और उनको गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं मिल पाती थी. उनको ये होप था कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमें जॉब्स मिलेंगी, गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, बट उनको नहीं मिली. तो दे फील डिससेटिस्फाइड. द एजुकेटेड इंडियन फेल डिससेटिस्फाइड. तो ये आपके पॉलिटिकल कॉजेज हो गए. ठीक है. उसके बाद है आपके इकोनॉमिक कॉजेज. द प्राइमरी मोटिव of the political domination of India by the British was its economic exploitation. Basically जो पॉलिटिकल लोग थे ब्रिटिशर्स में, उनका क्या मेन मोटिव था कि इंडिया को इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट कर दो, वो पूरा हम पे डिपेंड हो जाए, वो कहीं पे अपनी तरफ से वो पनप ही ना, फाइनेंशियली वो पनप ही ना पाए. द ब्रिटिश यूटिलाइज देयर पॉलिटिकल पावर फॉर एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड द वेल्थ ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज़ किया टू एक्सप्लॉइट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ ऑफ इंडिया. इंडिया की वेल्थ को और इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. और किस चीज़ का, कौन सी पावर यूज़ करी? अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज़ करके, ताकि ब्रिटेन को बेनिफिट हो सके. इन दिस प्रोसेस इट क्रिएट वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट, जिस वजह से लोगों में इन दिस प्रोसेस इट क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट. लोगों में, मतलब लोगों में आक्रोश की भावना आ गई, जिस वजह से लोग डिससेटिस्फाई होने लग गए. क्या क्या किया उन्होंने, देखिए, मतलब कौन कौन से, मतलब कैसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी उन्होंने. द ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज. इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री को इन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड द सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी with its emphasis on commercialization of agriculture. ठीक है. Indian peasants, weavers and craftsmen were forced to work according to the desires of the servants of the company and in return receive very little
रेम्यूनरेशन, मतलब काम उनसे बहुत ज़्यादा कराने लगा, मतलब उनको ज़्यादा काम कराते थे एंड प्लस उनको जो इन रिटर्न उनको रेम्यूनरेशन मिलती थी, सैलरी मिलती थी, वेजेस मिलती थी, वो बहुत ही कम मिलती थी। मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड फ्लडेड द इंडियन मार्केट्स एंड क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। बाहर से इंग्लैंड से रेडीमेड प्रोडक्ट्स, मशीन मेड प्रोडक्ट्स मंगाने लगे, इंपोर्ट होने लग गए, मतलब बाहर से आने लगे इंग्लैंड से, जिस वजह से इंडिया में क्राफ्ट्समैन्स, आर्टिसंस में अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। जो लोग ये चीज़ें जानते थे, मतलब जिनको ये कला आती थी, उन लोगों में उनको काम मिलना बंद हो गया, बिकॉज मशीन मेड प्रोडक्ट्स इंग्लैंड से वो इम्पोर्ट करने लग गए। द रिनाइशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, जो इंडियन इंडस्ट्री पे ख़त्म कर दिया, रिविन कर दिया उनको, जिस वजह से एग्रीकल्चर पे प्रेशर आने लग गया, विच लेड टू दी फर्दर डिटोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स एंड पीपल इन जनरल। जिस वजह से एग्रीकल्चर पे प्रेशर आया, इंडस्ट्री खत्म होने लगी, इंडियन इंडस्ट्री, जिस वजह से एग्रीकल्चर में प्रेशर आने लग गया। प्रेशर आने से प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया कि कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स एंड पीपल इन जनरल डिटोराइट होने लगी, ज़्यादा मतलब तेज़ी से घटने लग गई उनकी। ठीक है, समझ आया आपको? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज क्लियर हो गए आपके। फिर है आपका सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। अ सीरियस कॉज ऑफ डिसकंटेंटमेंट अमंग ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन वाज दैट दे बिकम एप्रीहेंसिव ऑफ द इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश कंसर्निंग देयर रिलीजन। सम ऑफ द रीजन फॉर सस्पिशन एंड डिस्ट्रेस इंक्लूडेड दिस: the Charter Act of 1813 had allowed the missionaries to enter India. Many Indians feared that English were attempting to convert them all to Christianity. Basically क्या होने लग गया, चार्टर एक्ट 1813 में मिशनरीज़ को इंडिया में एंटर करने की अनुमति दे दी गई, जिस वजह से इंडियंस को ये लगने लग गया कि जो इंग्लिशमैन हैं वो उनको कन्वर्ट करने, उनका रिलीजन कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा क्रिश्चियनिटी में, तो ये आपका रिलीजियस कॉज हो गया। सर्टेन लॉज पास्ड बाय द कंपनीज गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूजफुल सोशल लेजिस्लेशन लाइक द एबॉलिशन ऑफ सती, female infanticide and encouragement of widow remarriage were considered as unnecessary interferences by the British in the social customs of Indian society. कुछ लॉ पास किए गए। The feelings of people were hurt further by the taxes that were imposed upon the land on which temples and mosques were built. जहाँ जिन लैंड्स पे टेम्पल्स एंड मॉस्क्यू बिल्ड किए गए हुए थे, बने हुए थे, वहाँ पे अननेसेसरी टैक्सेस लेवी कर दिए गए, जिस वजह से जो मतलब एक तरीके से सोशल एंड रिलीजियस कॉज हो गया। द ब्रिटिश जनरली लुक डाउन अपॉन द इंडियंस एंड कंसिडर्ड दैम टू बी इन्फीरियर एंड दिस एटीट्यूड फ्यूल्ड रिसेंटमेंट अगेंस्ट देम। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होने लग गया इंडियंस को, मतलब ब्रिटिशर्स ऐसे बिहेव करते थे ताकि इंडियंस को इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो, जिस वजह से इस एटीट्यूड की वजह से इंडियंस में आक्रोश की भावना आई और वो एक रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एक कॉज बना, रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज। अब है मिलिट्री कॉजेज। द Suppose in the colonial army were unhappy with many rules and regulation imposed by the ब्रिटिश में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उससे सिपोज एग्री नहीं करते थे, खुश नहीं थे। द सोल्जर्स शेयर द फीलिंग विद द सिविलियंस दैट द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। These were some causes for resentment. The soldiers of Bengal army mostly belonged to the Awadh and they felt indignant when Awadh was annexed to British territory. In September 1856, a general order was passed by which all the new recruits were asked to take an oath that they would go to fight for Britain at any place wherever required. ठीक है, एक oath ली गई 1856 में. It confirmed their suspension towards the intention of British because in that case they were liable to undergo the sea travel which for some was prohibited in their religion. जिस वजह से उनको sea travel करना पड़ता जो कि उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट किया है। सपोज वन नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, उनको कोई भट्टा, कोई एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता था अगर वो दूर कहीं लड़ने जाते थे फॉर फाइटिंग इन डिस्टेंस प्लेसेस। दे वर नॉट असाइन एनी ऑनर और रिवॉर्ड, उनको अगर कोई वो अच्छा काम करते थे तो उनको कोई रिवॉर्ड या उनको कोई एनकरेजमेंट टाइप की कोई फीलिंग नहीं दी जाती थी।
after the success in the battle, as had been the case under the service of native rulers, and suppose were also paid very low salaries. This was not sufficient to fulfill their needs. उनको सैलरीज कम दी जाती थी, उनको एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता था अगर वो कहीं दूर लड़ने जा रहे हैं, और अगर बाई चांस वो वहाँ से कोई जीत के भी आते थे तो उनको कोई रिवॉर्ड या ऑनर नहीं किया जाता था. ठीक है, ये आपके मिलिट्री कॉजेज हो गए हैं. ठीक है, आई होप विद दिस ये आपका क्लियर हो गया होगा मिलिट्री कॉजेज भी. अब चलते हैं इमीडिएट कॉज. बिफोर 1857 both the civilians and the soldiers were in a mood to revolt against the British. 1857 से पहले भी जो सिविलियंस थे एंड सोल्जर्स थे उनका मूड था विद्रोह करने का. In 1856 the British introduced the Enfield rifle in the army and the soldiers were trained to use them. ब्रिटिशर्स ने कोई एनफील्ड राइफल लेके आए थे, आर्मी में एक नई तरीके की राइफल लेके आए थे और उनको कहा था कि सोल्जर्स को उन्हें यूज़ करना है. द सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस पेपर बिफोर लोडिंग द कार्ट्रिज इन द गन. उनको वो यूज़ करनी थी, मतलब मुंह से कट करके, माउथ से कट करके, ग्रीस पेपर को कट करके, बाइट करके, और उनको लोड करनी थी वो कार्ट्रिज. एट दिस टाइम इट वॉज बिलीव दैट ग्रीस यूज इन कार्ट्रिजेज वॉज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. जो ग्रीस पेपर था वो किससे बनाया गया था? वो बनाया गया था फैट ऑफ काउज एंड पिग्स से, जो रिलीजन के अगेंस्ट है. तो उनकी वो रिलीजियस जो फीलिंग थी वो इफेक्ट कर रही थी. जो रीज़न था, बेसिकली जो मेन रीज़न था वो ये था. सो बेसिकली जो उनको ग्रीस पेपर बाइट करना था वो जो बना था वो फैट ऑफ काउज एंड पिग्स के फैट से बना था. बोथ हिंदू मुस्लिम सोल्जर रिफ्यूज टू यूज ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज एट इट देयर हर्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स. तो बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदू सोल्जर्स जो थे उन्होंने मना कर दिया था. When mere refusal did not work, जब रिफ्यूज़ किया लोगों ने और वो वर्क नहीं किया, the soldier resorted टू रिवॉल्ट. तो उनको विद्रोह करना पड़ा. जब उन्होंने रिफ्यूज़ करा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये कार्ट्रिजेस, ये वाली राइफल्स हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इसमें ये प्रॉब्लम है, हम हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट हो रहा है. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स ने मना कर दिया. जब रिफ्यूज़ किया तो उनकी नहीं सुनवाई हुई, तो सोल्जर्स ने फिर विद्रोह किया. Thus, the primary and immediate cause of the revolt was the introduction of grease cartridges in the army. Basically जो main cause था, immediate cause था, main जो cause था revolt of 1857 का वो ये था, grease cartridges use की गई थी और इंट्रोड्यूस की गई थी पहली बार, जिनको जो आर्मी थे उनको ये यूज़ करनी थी. तो विद दिस वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड द इमीडिएट कॉज. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.